नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी चल रहा है। प्रत्येक सुबह 7 बजे मिलते हैं आपसे एनसीईआरटी क्लास में। तो खनिज और शक्ति संसाधन ये तीसरा टॉपिक है। इसका एक पार्ट आपको मिल चुका है, पहला भाग मिल चुका है और दूसरा भाग आइए समझते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो जाए ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आप लोग बोर हो जाएंगे। इसे 2 भाग में बांट देते हैं वीडियो को। अंटार्कटिका यहाँ से खनिज के उपयोग से समझते हैं। खनिजों के उपयोग क्या क्या हमारे जीवन में खनिजों के उपयोग हैं, आइए समझते हैं बारीकी से देखते हुए। क्या है खनिजों के उपयोग? क्या है खनिजों के उपयोग? खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जोड़ा जाता है। रत्न मतलब आभूषण, जे नाक का बनेगा, कान का, गला में पहनने के लिए हार कहते हैं ना, चेन ना, ये सब बात जो है, यह सब जो चीज़ बनता है यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आभूषण बनाने के लिए विभिन्न सेल का जो शैलियों का से जुड़े जाते हैं, ये कठोर होते हैं। यह सब सेल जो होता है कठोर होता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबा का ही कॉपर जो तांबा है, तांबा का उपयोग वायर बनाने में किया जाएगा, पाइप बनाने में किया जाएगा, बहुत सारा सिक्का बनाने में किया जाएगा। मतलब तांबा का प्रयोग एक एक कदम पे आपको मिलेगा। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन, कंप्यूटर उद्योग जो कंप्यूटर, लैपटॉप, ये भी कंप्यूटर एक प्रकार का है, स्मार्ट बोर्ड का कंप्यूटर है ना जी। तो इसमें भी सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किए जाते हैं। सिलिकॉन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? क्वार्ट्ज से प्राप्त किए जाते हैं। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज में किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा किया जाता है, मतलब जहाँ पर ट्रक, बस, गाड़ी ये सब चीज़ बनता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर कहलाता है वो। हवाई जहाज बनाने में क्या है, बोतलबंदी उद्योग में, बोतलबंदी किसे कहेंगे सर? कैप उद्योग में, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। एल्युमिनियम का बर्तन होता है जी। ये सब उपयोग आप कहाँ देखेंगे एल्युमिनियम का? इसी सब क्षेत्रों में देखेंगे। खनिजों का संरक्षण कैसे करेंगे आइए समझते हैं इसे। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। एक खनिज जो बना है ना, आप जैसे लोहा निकाल के अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, उसे उपयोग कर रहे हैं लोहा का, लेकिन इसे बनने में कल्पना कर सकते हैं कितना समय लगा होगा? तो वही बात है, इसे संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमा है। जितना दर से हम स्पीड से उपभोग कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका निर्माण का दर बहुत धीमा है, बहुत धीमा है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। खनन का जो प्रक्रिया हो रहा है उसमें बर्बाद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, तब क्या करेंगे हम? संरक्षण कर पाएंगे इसका। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षण किया जा सकता है। धातुओं का पुनर्चक्रण किसे कहते हैं? जैसे यह रिमोट है, ये खराब हो जाएगा, फिर क्या करेंगे सर? तो इसे किसी कबाड़ी वाले को बेच देंगे, पुनः एक नया रिमोट तैयार किया जाएगा इसके मटेरियल से, तो इसे कहेंगे पुनः चक्रण ना। तो वही बात है पुनः चक्रण। जैसे खराब लोहा है, उसे कबाड़ी वाले को दे देंगे, वो फिर से जाएगा कहाँ पे? कंपनी में जाएगा, फिर से तैयार होकर आ जाएगा नया लोहा बन के। तो ये सब बात है, पुनर्चक्रण करके खनिज का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। शक्ति संसाधन को जानते हैं, एक प्रयोग करके बताया गया है, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ से समझते हैं शक्ति संसाधन क्या है।
क्योंकि दो बच्चे का कहानी होगा, उसकी मम्मी पापा ये सब क्या पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं शक्ति संसाधन में। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा है, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए समझते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है और गैर परंपरागत क्या है। परंपरागत स्रोत को समझते हैं। क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग के लिए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दो, ईंधन किसे कहते हैं भाई? इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। ईंधन का उपयोग क्यों करते हैं? ईंधन मतलब जलाएंगे कोई भी चीज़, गर्म करेंगे कोई भी चीज़, पकाने के लिए या ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, जैसे ईंधन, कोयला ईंधन का प्रयोग। ये जो बिजली जल रहा है ना, मेरे सामने बोर्ड भी जल रहा है, लाइट, ट्यूबलाइट सब कुछ पेपर ऊपर सब लगा है, तो ये जो जल रहा है ना, इसमें भी क्या मिल रहा है भाई? इसमें भी ऊर्जा जो मिल रहा है उसका प्राथमिक स्रोत कोयला है। कोयला से एनटीपीसी में बिजली बनाया, वह बिजली को हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, समझे? तो इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होता है। ये सब बात है। खनिज तेल और हानि क्या है, लाभ क्या है, प्राकृतिक गैस है, इसे समझना जरूरी हमको लगता है। हाँ, समझना जरूरी है। कहा कि प्रश्न आपको यहीं से पूछेगा, जीएस में प्रश्न यहीं से रहेगा। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है। आइए लाभ और हानि समझते हैं। जो खनिज तेल का हानि होगा वही प्राकृतिक गैस का भी हानि होगा। आइए देखते हैं क्या है। लाभ पहले समझते हैं। आसानी से परिवहनीय है। ये जो खनिज तेल जो आसानी से मिल सकता है, परिवहन कर सकते हैं। जैसे टैंकर में डालेंगे खनिज तेल, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है यह खनिज तेल। पेट्रो रसायन का जो उद्योग है, पेट्रो रसायन उद्योग, इसका आधार क्या है? खनिज तेल है। हानि क्या है सर? तेल अधिक प्लावक एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय हो रहा है। अधिक उपयोग करने से ऑक्सीजन का अवक्षय हो रहा है, रिसाव होता है, इससे भी अवक्षय हो रहा है। क्या है? निर्मुक्त प्रदूषकों के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। यही सेम टू सेम इसका प्राकृतिक गैस का भी हानि हो जाएगा। आसानी से परिवहनीय, पाइपलाइन द्वारा आसानी से पाइप के द्वारा इधर से उधर लेके जा सकते हैं, लेकिन क्या उससे गैस रिसाव होगा, जिससे ऑक्सीजन को क्षति पहुंचाएगा। तेल और कोयला से अधिक स्वच्छ है। प्राकृतिक गैस जो है तेल और कोयला से स्वच्छ है। तेल से सस्ता भी है प्राकृतिक गैस ना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आइए समझते हैं। ईंधन आप लोग खुद समझ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा जल विद्युत है, उस प्रदूषण मुक्त होगा, स्थायी समुदाय, ये सब आप लोग खुद देख लीजिएगा अपने एनसीईआरटी में। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब की प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। ये जीवाश्म ईंधन क्या है समझते हैं कि पौधा, पेड़ पौधा, जानवर जो भी लाखों वर्ष से जमीन के अंदर दबे रह गए, ताप और दाब के कारण क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गया। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। कोयला एक सीमित है ना जी, कोयला को निकालते रहेंगे, सदियों तक जलाते रहेंगे, नहीं, कोयला समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस समाप्त हो जाएगा। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है, उसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। मतलब कोयला का जितना निर्माण हो रहा है उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं।
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, बहुत जल्दी समाप्त होगा, 2050-60 तक हमको लगता है खत्म हो ही जाएगा, इसी दर से अगर इसका खनन जारी रहे। आइए कोयला को समझते हैं। कोयला क्या है? कोयला यह बहुतायत में पाए जाने वाले जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लौह इस्पात, विश्व क्या है वाष्प इंजन में और विद्युत उत्पादन में, जो एनटीपीसी है, विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है कोयला का उपयोग। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं, थर्मल पावर कहते हैं। समझे? कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल भूमि में पृथ्वी के परतों में दबने से बने हैं। क्या ये जो कोयला यूज करते हैं, इसलिए अतिरिक्त धूप के रूप में पाया जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज कहाँ पे है? रानीगंज कहाँ पे है बताइएगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद में, बोकारो झारखंड में है। यह सब बात है। झरिया भी अगर झारखंडी में बोले तो झरिया धनबाद बोकारो, ये सब कहाँ? ये सब धनबाद झारखंड में राज्य में है। पेट्रोलियम आइए समझते हैं। पेट्रोलियम क्या है, किसे कहते हैं? पेट्रोल जिससे अपनी कार चलाती है, आपकी कार चलती है, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, जो ग्रीसने कहते हैं, वही बात है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम जो आप सोचते हैं पेट्रोलियम मतलब ये शुद्ध पेट्रोल होगा, नहीं। पेट्रोलियम होता है अलकतरा, देखे हैं रोड जो बनता है उससे भी कचड़ा रहता है, वो उसे पेट्रोलियम कहते हैं ना। वो पाइप के द्वारा जमीन के नीचे से निकाला जाता है, उसका संशोधन होता है ना जी। संशोधन के बाद शुद्ध निकलेगा तो वो हवाई जहाज का पेट्रोल होगा, और थोड़ा सा घटिया निकलेगा वही पेट्रोल आप अपने कार में यूज कीजिए, और उससे थोड़ा कमज़ोर रहेगा तो डीजल होगा, उससे कमज़ोर किरासन रहेगा। बहुत सारा है, बहुत सारा बात है। प्राकृतिक गैस बनेगा तो उससे गैस को निकाल लेंगे तो प्राकृतिक गैस कहलाएगा। पेट्रोलियम जेली बनेगा, उससे बहुत सारा। अंतिम रूप से भी उसे बर्बाद नहीं करेंगे, अंतिम जो कचड़ा बच गया उसी से हम लोग रोड बनाते हैं। जो अलकतरा देखते हैं ना जी, टारकोल जिसे कहते हैं ना अलकतरा, तो वो भी वही चीज़ है, पेट्रोलियम का अंतिम उत्पाद है वो ना। यह शैलों की परतों के मध्य पाए जाते हैं, यह शैल के परतों के मध्य पाए जाते हैं, और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्र से किया जाता है। यह पेट्रोलियम का खनन ज़्यादा मिलेगा आपको तटीय क्षेत्र में, जैसे ब्रह्मपुत्र घाटी भी हो गया, अपतटीय क्षेत्र हो गया, जैसे मुंबई हाई है, आंध्रा का क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, वो सब क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने का संभावना अधिक है। तदुपरांत इसे परिसंस्करणशाला भेजा जाता है, मतलब पहले खनन करेंगे उसके परिसंस्करणशाला भेजेंगे, जहां अपरिसंस्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इसके बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। काला सोना कहा जाता है ये जो उत्पाद होता है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, क्या है प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। ये जो बना अंतिम टारकोल बचेगा वो यूज होता है ना। पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर है। पेट्रोलियम का जो मुख्य उत्पादक देश है ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, बहुत सारा देश है। भंडार में वेनेजुएला आगे हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, वेनेजुएला है, अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बम्बई हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा वाला क्षेत्र है। समझे? भारत में 3-4 क्षेत्र हैं, और खोजने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं तक हमको लगता है मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब तटीय क्षेत्र है तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यह सब चीज़ मिलना चाहिए। बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ना कोई बात, इस बात नहीं, इसे ख़त्म ही करेंगे, आज ख़त्म ही करेंगे। प्राकृतिक गैस समझ लें,
ये नहीं हुआ है, मुंबई हाय। प्राकृतिक गैस से समझते हैं, प्राकृतिक गैस क्या है, देखते हैं। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिसंस्कृत तेलों को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जिसके विविध उपयोग हैं। मतलब ये जो है प्राकृतिक गैस, इससे पहले परिसंस्करणशाला लाया जाता है, वहाँ पे तेल धरातल पहले तेल जो निकाला जाता है, पहले गैस निकाला जाता है ना, वहीं से यह सब चीज़ बनता है। इसका उपयोग शक्ति के क्षेत्र में विद्युत पैदा करने के लिए, उद्योग में तापन के लिए, रासायनिक, पेट्रो रसायन और उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का परिवहन ईंधन के रूप में कोकन ईंधन के रूप में किया जाता है। विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक है। ये सब देश प्रमुख उत्पादक है। भारत में प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कॉम्बे बेसिन, त्रिपुरा और असम में स्थित है। आपको बता दें, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम पाया जाएगा वहीं पे प्राकृतिक गैस भी पाया जाएगा। कैसे सर? पेट्रोलियम जैसे निकालेंगे, पेट्रोलियम पाइप डाल के निकालेंगे ना जी, तो इससे पहले हम लोग पाइप के द्वारा प्राकृतिक गैस को निकाल लेते हैं, फिर पेट्रोलियम को निकाला जाता है। समझे? यही सब बात है। जीवाश्म ईंधन की क्या है? जीवाश्म ईंधन की हमारी खपत में तेज वृद्धि के कारण क्या है? चिंताजनक दर से तेल नीचे का ह्रास हुआ है। इन ईंधन के जलाने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। प्रदूषण होता है, इससे उसका भी चिंता का विषय है। प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है और सबसे अच्छे जलाने वाले हाइड्रोकार्बन है, जो विद्युत पैदा करने के लिए जलाए जाने पर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का आधा और कोयला के वायु प्रदूषक के 10वां हिस्सा पैदा करती है। मतलब सोचिए, कोयला जितना पैदा करता है, मतलब धूलकण, ये जो प्रदूषक पदार्थ कोयला पैदा करता है, उसे 10 गुना कम पैदा करेगा प्राकृतिक गैस, इसलिए यह ज़्यादा ना होता है, स्वच्छ है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परंपरागत स्रोतों को जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में समर्थन देने में मदद कर सकती है। प्राकृतिक गैस के उपयोग से जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत तक जाने की यात्रा को पार करने में मदद मिल सकती है। काफ़ी आसान टॉपिक है, इसीलिए लगता होगा आपको पढ़ते जा रहे हैं मास्टर। इसमें क्या समझाने का है कि प्राकृतिक गैस से मदद मिलेगा, कहाँ मदद मिलेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। जल विद्युत परियोजना को देखते हैं क्या है। बांध में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध में जल कैसे है सर? ऊंचाई से गिरेगा, ऊंचे से गिरने के लिए संग्रहित किया जाने वाला जल बांध में क्या करते हैं? बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहुत जल बांध के नीचे से, मतलब ये देख रहे हैं ना, बांध के नीचे से एक पाइप के द्वारा जल निकाला जाता है और नीचे से स्थित टरबाइन के ऊपर गिराते हैं। मतलब यह बात है, तो आपको बता दें ये सब जो बात है, एक नदी आ रही है सर, क्या आ रही? नदी आ रही है। एक नदी में पुल बांध दिए ना जी। ये पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, मैदानी क्षेत्र में जल बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, और जल फैल जाएगा तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगा। क्या चारों तरफ से पर्वत घेर के रखेगा, आगे बांध बनाएंगे और यहाँ से नीचे से पाइप के द्वारा पानी को निकालेंगे एक सीमित मात्रा में, और एक टरबाइन यहाँ पे लगा देंगे। टरबाइन का ये डेना हिलेगा, घूमेगा, इसी से क्या करेंगे? विद्युत पैदा कर लेंगे ना जी, विद्युत पैदा हो जाएगा। तो यही घटना क्या कहलाता है? जल विद्युत कहलाता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, यह जल विद्युत कहलाती है। यह प्रक्रिया जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पादन करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व के ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जितना भी ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है उससे उसका 1/4 हिस्सा, मतलब 25% जो है
1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जा रहा है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राजील है, चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह सब है। हरिके बैराज भी ये सब है, समझे। तो यहाँ सब क्या करते हैं, यहाँ पे जल विद्युत परियोजना लगाया गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसे कहते हैं, काहे कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है यहाँ से। ऊर्जा के गए परंपरागत स्रोत, अब कुछ परंपरागत स्रोत को देखें। अब गए परंपरागत स्रोत को आइए देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसे अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान में इसका उपयोग लगातार होता रहे तो ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग में की आवश्यकता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है, मतलब परंपरागत स्रोत कौन कौन है सर? परंपरागत स्रोत जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, उससे ऊर्जा तो यूज करते हैं, लेकिन एक समय आएगा तो खत्म हो जाएगा ना जी, खत्म हो जाएगा। साथ में क्या है, उसका जो उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उससे प्रदूषण भी होता है। लेकिन सौर ऊर्जा से कौन प्रदूषण होता है सर? नहीं के बराबर। कचरा, बैटरी जो लास्ट में बचेगा, बैटरा जो चार्ज करते हैं हम लोग, उससे थोड़ा बहुत प्रदूषण होगा, क्योंकि उसको रीन्यू करेंगे हम लोग, यूज कर लेंगे, रीयूज करेंगे, इसलिए ज़्यादा प्रदूषण होने का कम चांस बना रहता है। यहाँ पे पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा में तो ऊर्जा मतलब प्रदूषण का चांस ही नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा जो कि एक नवीकरणीय है, ये भी क्या है, प्रदूषण नहीं करता है। यह सब बात गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आएगा। आइए सौर ऊर्जा को समझते हैं। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। प्रतिदिन हम लोग देखते हैं कि सूर्य ऊर्जा देती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेल में विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, वहाँ पे सौर ऊर्जा लगाया जाना चाहिए। काहे कि सालों भर धूप है, सालों भर धूप रहेगा तो काहे के लिए ऊर्जा कभी कमी हो भी नहीं करेगा ना जी। तो यही बात है। सौर ऊर्जा उपयोग को सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है सौर पैनल का ना। बहुत सारा बात है। सौर ऊर्जा का आप अनुभव खुद देख पाएंगे। पवन ऊर्जा को देखते हैं। क्या है पवन ऊर्जा? पवन ऊर्जा एक असम्य स्रोत है। क्या है? असमाप्त, मतलब असमाप्य मतलब हो गया कि पवन जब तक धरती है, जब तक सौर और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी है, तो उस समय तक पवन चलते रहेगा धरती पे। अब पवन चलेगा तो टरबाइन घूमेगा, पवन चक्की घूमेगा, उससे टरबाइन घूमेगा। तो वही बात है, ये असमाप्य है, मतलब कभी समाप्त होने वाला नहीं है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चीरकाल मतलब अनंत काल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फॉर्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों से, जहां प्रबल और लगातार हवाएं बहते रहती है। मतलब आप यह समझिए कि तटीय क्षेत्रों में ऐसे लगाएंगे किसी भाई पवन चक्की को, क्यों लगाएंगे? 2-3 आधार है सर। क्या यहाँ पे भी बिहार के उत्तर भारत मैदान में क्या हवा चलने लगी, यहाँ पवन चक्की डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि जनसंख्या है ना, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसको विस्थापित नहीं ना करेंगे जी। अब तटीय क्षेत्र में खाली जगह है, वहाँ पे लगा देंगे और हवा भी प्रचुर मात्रा में। देखना यहाँ पे है कि ये टरबाइन चक्की घुमा, हवा बहाता, उसके नीचे से पाइप के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, जनरेटर से विद्युत उत्पन्न करके बिजली जला देंगे। यहाँ सौर प्लेट देख रहे हैं आप। पवन फॉर्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। जो पवन ऊर्जा
उत्पादन में उल्लेखनीय। भारत में आपको गुजरात में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, महाराष्ट्र सब क्षेत्र में मिलेगा पवन ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा को आइए देखते हैं। परमाणु ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस है। चलिए खत्म हो गया, 3 ही है, तुरंत खत्म कर देते हैं इसे, काहे कि परमाणु ऊर्जा को आइए देखते हैं। क्या है परमाणु ऊर्जा? एटॉमिक एनर्जी। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम भी कह सकते हैं, परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब में जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें जो उसके केंद्र में जो ऊर्जा संचित है उसी को प्राप्त करते हैं, समझे। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। तो आपको पूछ सकता है परमाणु ऊर्जा या परमाणु भट्टी में किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन के माध्यम से, संलयन के माध्यम से नहीं, विखंडन के माध्यम से। फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं, विखंडन होता है, टूटता है। समझे, ये बात है। विखंडन से गुजरते हैं और ऊर्जा उत्सर्जन क्या है? और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कोई देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोपीय देश है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कैटेगरी में डालेंगे हम लोग किसी भी एग्जाम के लिए। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। विश्व में केरल में सबसे अधिक थोरियम का भंडार है। यूरेनियम भारत के राजस्थान, झारखंड में पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, क्या नाम है? कलपक्कम। महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा। यह सब क्षेत्र परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। भूतापीय ऊर्जा, आइए समझते हैं भूतापीय ऊर्जा क्या है। भूतापीय ऊर्जा ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जा सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के प्रयुक्त की जा सकती है वर्षा से गर्म जल के स्रोत के लिए। ये जब विद्युत ऊर्जा है, टरबाइन, एक सेकेंड, ये भूतापीय ऊर्जा है कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर गहराई जाएंगे ना, गहराई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, समझे। वही कभी कभी जल स्रोतों के माध्यम से गर्म जल निकलता है तो उससे भी वही भूतापीय ऊर्जा कहलाएगा। रूस में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि रूस के साइबेरिया वाला क्षेत्र ठंडा है। अब मान लीजिए कोई सिंध से जुड़ा हुआ है, मतलब कोई गर्म जल स्रोत से जुड़ा हुआ है तो गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए, गीजर टाइप का व्यवस्था हो गया। USA विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का स्रोत है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड और मध्य अमेरिका है। ये क्यों होगा बताइए तो? अगर भारत में ही होगा, भारत में भी हो सकता है, अगर हो जाए तो क्या जरूरी आदमी को रहेगा? जरूरी कम रहेगा, क्योंकि ये सब देश ठंडा प्रदेश है, ठंड प्रदेश है। तो ठंड प्रदेश में क्या करेगा मास्टर? ठंड प्रदेश में गर्म पानी की जरूरत पड़ेगा और यहाँ से प्राप्त कर लेगा वो। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश में, देख रहे हैं यहाँ पे भी ठंडा चीज़ है। मणिकरण और लद्दाख में, पूगा घाटी में स्थित है। पूगा घाटी लद्दाख में, और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में है। कुआं है, जल है, भाप है, ये सब टरबाइन है, ये सब बात है, समझ देख। यही भूतापीय ऊर्जा। नीचे से गर्म जल निकलता है, उसी को एक कुआं में ये डाल दिया है, क्या नाम, पाइप डाल दिया, उसके ऊर्जा जनरेटर टरबाइन घूम रहा है, ये सब बात है। ज्वारीय ऊर्जा, ये समझते हैं ज्वारीय ऊर्जा क्या है। ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सांकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय में
ज़्यादा होगा, ये सब बात है, समझे। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का कहाँ पे हो सकता है भारत में? बिहार में होगा? नहीं, बिहार में ज्वार भाटा कभी आएगा? नहीं आएगा। समुद्र के किनारे आएगा तो कोई भी तटीय प्रदेश होगा। समय क्या बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। कच्छ के क्षेत्र में भी, गुजरात का जो कच्छ वाला है, सौराष्ट्र वाला क्षेत्र नहीं, कच्छ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये जो ज्वारीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा पैदा किया जाता है। रूस का ये जो क्या नाम है, अमेरिका वाला क्षेत्र में भी है ना। बायोगैस समझते हैं, किण्वन विधि, रातें पढ़ाए थे ना, एक प्रश्न था किसके माध्यम से होता है बायोगैस का उत्पादन, तो किण्वन विधि होगा। तो आइए समझते हैं क्या है बायोगैस। जैविक अवशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अवशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अवशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा जीवाणु द्वारा बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अवघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण है। समझे। किण्वन विधि द्वारा क्या होगा, किण्वन द्वारा अवघटित होगा और उससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण निकलेगा। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन में सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्राप्त प्रतिवर्ष इससे ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद के उत्पादन होते हैं। अब जो गोबर सड़ा गला पदार्थ है उसे खाद भी बना लेंगे, जैव खाद बना लेंगे। अब बाकी क्या हुआ, उसे मीथेन निकाल के हम यूज कर लिए। मतलब ना होता है जिसके पास भी गांव घर में देखेंगे कि 4, 5, 10 पशु सभी दिन पालता है, तो बायोगैस संयंत्र का किया है। मतलब ये टैंक वैंक लगा है, गैस टैंक, मृदा खाद ये सब है, एक तरफ से डालेंगे, इस समय निकलेगा सब कुछ। समझे, पूरा आसान है ये चीज़। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। क्या, एक सेकंड, ये लाइन छूट गया। ऊर्जा सर्वव्यापी है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्वव्यापी है, सभी जगह है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकते हैं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य की सुनहरा बनाएं। अभी कार्य को कम करें मतलब होगा कि अभी कम यूज थोड़ा सा बचाएंगे। जैसे व्यर्थ का जल रहा है अगर बिजली बत्ती, उसे ऑफ कीजिए और भविष्य के लिए उस ऊर्जा को बचाइए। यह सब बात था। कैसा लगा वीडियो, प्रतिक्रिया दीजिएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।